परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सभी को गुड मॉर्निंग। ओम अरहम ओम अरहम। बंधुओं बहनों, आज 14 जनवरी मकर संक्रांति का दिन। मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल। तिल और गुड़ का महत्व मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में क्यों बताया गया और तिल खाने से हमें हमारे सेहत पे इससे का क्या असर होता है। हमारे साथ आज जो स्पीकर जुड़ी हुई है आयुर्वेद की डॉक्टर है, जानी मानी डॉक्टर नागपुर से सुमिता जी जोंगड़, और बहुत अच्छे अच्छे सेशन आप लेती है बीच बीच में हमारे साथ, और इतने अच्छे इनके सेशन होते हैं। इनका एक सेशन हुआ था चावल के ऊपर, आप लोगों ने वीडियो देखा होगा। चावल, इतनी जानकारी चावल के बारे में। हम चावल सब खाते हैं लेकिन चावल के बारे में इतनी जानकारी हम लोगों को किसी को नहीं थी। कितने प्रकार के चावल होते हैं, चावल को कैसे पकाना चाहिए, किन को खाना चाहिए, किन को नहीं खाना चाहिए, आदि बहुत सी बातें हमने जानी थी। तो मैंने इनसे बात की एक दिन, लेकिन आपने चावल के ऊपर कार्यक्रम लिया था, क्यों ना मकर संक्रांति के ऊपर तिल के ऊपर कार्यक्रम लिया जाए। तो तुरंत इन्होंने उसी समय उसी फोन में हाँ यस जरूर रखिए। और तिल का बहुत ज्यादा महत्व हमारे जीवन में है और शास्त्रों में भी इसका उल्लेख है, और आयुर्वेद में क्या बताया गया है इसके बारे में, ये सब बातें हम जानेंगे। तो तिल का महत्व क्या है, तिल गुड़ क्यों बना हम खाते हैं इस अवसर पर। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए आपसे निवेदन है, आपका आज का सेशन शुरू करें। और सभी भाई बहनों से निवेदन है, दोनों हाथ ऊपर करते हुए डॉक्टर सुमिता जी का वेलकम, स्वागत कीजिए। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम। यस। जय जिनेन्द्र, नमस्ते। एमपीके फिटनेस क्लासेस की तरफ से आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। मकर संक्रांति, बिहू, लोहड़ी, पोंगल, इन सभी के उपलक्ष्य में आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को पता है कि भारत में मकर संक्रांति का बहुत ज्यादा महत्व है, इसलिए हर कोने में इसे अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। भारत त्योहार का देश है। त्योहारों का देश से ज्यादा इसको हमने धार्मिक रूप इसी के लिए दिया है कि सभी मिलजुल कर उसे मनाए और साथ में रहे और खुशी की जिंदगी, खुशियां सबको बांटे। क्योंकि जब कोई फेस्टिवल होता है, इवन अमेरिका में भी कोई फेस्टिवल होता है, क्रिसमस के टाइम सब लोग मिलते हैं, अपना सेलिब्रेशन करते हैं। हमारे यहाँ भी हर फेस्टिवल में सेलिब्रेट किया जाता है। आप सभी को पता है कि भगवान ऋषभ देव ने असी मसी कृषि का जो क्रांति लाई थी, तब से भारतवर्ष में कृषि प्रधान देश बनने में वही एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और अपने भारत में कृषि को इतना महत्व दिया गया है, मतलब एग्रीकल्चर को, कि उससे ज्यादा कोई भी प्रोफेशन को हमने इतना महत्वपूर्ण नहीं माना है। तो साल में जब भी हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है, हार्वेस्ट फेस्टिवल मतलब जब किसान अपना इन अनाज निकालता है, तो उसे वो अलग अलग खुशियों से अलग अलग तरीके से मनाता है। उसमें से साल की शुरुआत में सबसे पहले होता है मकर संक्रांति, फिर होता है अक्षय तृतीया, फिर होता है दीपावली। इस तरीके से 3
ऋतुओं में 3 हार्वेस्ट फेस्टिवल मनाए जाते हैं, और इनका भी एक अलग महत्व है आयुर्वेद की दृष्टि से भी, क्योंकि कहीं ना कहीं हमको हेल्थ से इसको जोड़ना है, इसलिए भी इसको धार्मिक स्वरूप और लोगों को जोड़ने के लिए त्योहारों का स्वरूप दिया गया। आप सभी को पता है, वात पित्त कफ, ये 3 दोषों से हमारा शरीर बनता है। इसको दोष नहीं कहते, एक्चुअली ये शरीर के घटक होते हैं और हमारे शरीर को चलाते हैं। ये दोष इसके लिए इनको कहा जाता है कि जब ये कभी कम ज्यादा हो जाते हैं तो ये बीमारी पैदा करते हैं, और जब संतुलन में रहते हैं तो हमको हेल्थ प्रदान करते हैं, हमारी इम्यूनिटी अच्छी रखती है। कोई भी दोष कम होता है या बढ़ जाता है तो हमें कहीं ना कहीं से कोई ना कोई सिम्टम्स पता चलते हैं। जैसे पीठ में अकड़न है, कमर में अकड़न है, तो कफ दोष बढ़ जाता है या विकृत होता है। कभी स्किन पे रैशेस आ जाते हैं, आंखों में लालपन दिखता है, और थोड़ी गर्मी महसूस होती है तो वो पित्त बढ़ जाता है। और जब जॉइंट पेन होता है, गैसेस बनते हैं, तो वात बनता है। देखिए, मस्कुलर पेन में कफ का महत्व है और जॉइंट पेन में वात की विकृति है। ये बढ़ने की बातें हो गई, और कम होने की भी बात जो है, जब कफ कम होता है तो शरीर में ड्राइनेस पैदा होती है, हमको रूखापन पता चलता है। और पित्त कम हो जाता है तो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम वीक हो जाती है, एंजाइम्स कम पड़ते हैं, और इसकी वजह से ही हमको एसिडिटी होती है। और जब वात कम हो जाता है तो हमें लिथार्जी, कोई काम करने का मन नहीं होता है, हम आलस करते हैं। इस तरीके से वात पित्त कफ को ही हम सारे साल भर में किस तरीके से समझते हैं, ये आज मैं आपको मकर संक्रमण के बारे में बता करके समझाऊंगी। आप थोड़ा सा अगर ध्यान से सुनेंगे तो आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे इस चीज को। उत्तरायण और दक्षिणायन, ये सभी लोग जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं उनको सभी को पता होता है। उत्तरायण यानी जो हमारा सन है, सूरज है, वो नॉर्थ हेमिस्फेयर की तरफ, अपना मतलब अपनी जो अर्थ है उसके नॉर्थ, उसका जो नॉर्थ हेमिस्फीयर है, उत्तरी भाग है इक्वेटर के ऊपर का, वो सूर्य की तरफ झुकना शुरू हो जाता है। और दक्षिणायन में होता है कि जब वो दक्षिण साउथ हेमिस्फीयर होता है, वो सूर्य की तरफ झुकना शुरू कर देता है। अब ऐसा है कि जो पृथ्वी का हिस्सा सूर्य की तरफ ज्यादा मात्रा में रहेगा, वहां सूरज की गर्मी ज्यादा मिलेगी। हम लोग भारत में जो रहते हैं वो नॉर्थ हेमिस्फेयर में रहते हैं। तो उत्तरायण में धरती की जो एक्सिस होती है वो धीरे धीरे नॉर्थ की तरफ झुकती है, और सूर्य की किरणों का प्रभाव हमारी तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। और सबसे ज्यादा कब बढ़ता है, तो मई महीने में। आप समझ गए मेरी बात? धीरे धीरे करते हुए वो बढ़ेगा, और फिर चेंज करते हुए जब नीचे आएगा तो दक्षिण हेमिस्फेयर अपना सूरज की तरफ चला जाएगा। अब ये तो अर्थ की घूमने की बात हो गई। तो जब ये टेढ़ी हो रही है और जब अर्थ गोल घूमती है, सूरज बीच में होता है, तो क्या होता है कि 2 बार वो सूरज के दूर चली जाती है और 2 बार वो सूरज के नजदीक होती है। तो जब वो नजदीक होती है तब एक होता है समर और दूसरा होता है अक्टूबर हीट, भारत की दृष्टि से। और जब वो दूर चली जाती है तो एक में बारिश और विंटर, ये दो, जैसा जून जुलाई अगस्त, और इधर जनवरी फरवरी दिसंबर जनवरी, जब वो सूरज से थोड़ी थोड़ी दूर होते हुए अपनी कक्षा से दूर को घुमाते हुए सूरज की तरफ से दूर हो जाती है। तो जब वो बहुत दूर चली जाती है तो हमको ठंड पता चलती है, और जब वो नजदीक होती है तो हमको गर्मी पता चलती है। अब ये मकर संक्रमण में क्या है, मकर संक्रमण मतलब सूर्य का मकर राशि से जाना, प्रवास करना। वो उसमें जब वो ट्रैवल करता है तो तब वो खास करके उत्तरायण कहा जाता है। अब ऐसा है, आप सभी को पता है, मुझे कोई बताएंगे कि योग दिन कब होता है?
आनंदमल जी छोड़ के, अंकल छोड़ के, योग दिन कब मनाया जाता है? आप आप चैट बॉक्स में चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। योग दिन कब मनाया जाता है? तो 21 जून को योग दिन मनाया जाता है। सबको पता है ना? याद आ गया? याद आ गया। तो 21 जून को योग दिन मनाया जाता है। उसका महत्व यह है कि तब दिन और रात, हाँ, साक्षी जी लिखे हैं बराबर, 21 जून को। तो सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। और उस दिन हमने ज्यादा व्यायाम करना चाहिए। दिन जब बड़ा होता है तब हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। और सबसे छोटा दिन कब होता है? तो 23 सितंबर। समझ गए? 2 दिन का इंपॉर्टेंस है। एक तो सबसे बड़ा दिन और एक तो सबसे छोटा दिन। छोटा दिन, सॉरी, 23 सितंबर को नहीं, सबसे छोटा दिन होता है 21 दिसंबर, जो अभी कुछ दिन पहले हुआ। एक्चुअली जो ये सबसे छोटा दिन होता है, तभी से सूर्य मकर संक्रमण में चला जाता है, तभी से हमारा उत्तरायण शुरू हो जाता है ना? आपको लग रहा होगा कि ये सब क्यों बताया जा रहा है, पर इसके पीछे भी एक साइंटिफिक रीजन है। एक कहानी बताती हूँ। 1500 साल पहले जब भारत में आर्यभट्ट थे, जो गणितज्ञ थे, जो ज्योतिष शास्त्र जानते थे, उनके समय में 14 जनवरी को सूर्य मकर राशि में चला गया था। और आर्यभट्ट ने बोल दिया कि मकर संक्रमण 14 जनवरी को होता है। तब से हम ये मनाना शुरू कर दिए। पर धीरे धीरे ये सब दिन का चक्र चलते हुए आगे पीछे होता रहता था। पर इसलिए अधिक मास का इन्वेंशन हुआ, क्योंकि ये जो हमारे चंद्रमास होते हैं ना, चांद 27 नक्षत्र में से घूमते हुए चंद्रमास करता है, तो 3 साल में एक बार अधिक मास आता है। और सूरज जो है 365 दिन और 6 घंटे में एक साल में हम पृथ्वी उसकी प्रदक्षिणा प्रदक्षिणा करती है। तब वो लीप ईयर, एक दिन अधिक मास, मतलब एक दिन ज्यादा वाला होता है, वो लीप ईयर में आता है चौथे साल में। इसके वजह से 21 दिसंबर से लेके 14 जनवरी, ये पूरा समय ऐसा है कि ये सूर्य का संक्रमण का समय है, धनु राशि, मकर राशि, उत्तरायण के लिए। समझ गया? मतलब ये शुरू हो जाता है 21 दिसंबर से। एक्चुअली ये धनु संक्रांति है और मकर संक्रांति 14 जनवरी को हो रही है। अब इसका हेल्थ वाइज हम समझ लेते हैं। देखिए, आप सभी लोगों ने दिवाली के बाद धीरे धीरे ठंड पड़ना शुरू हो जाती है। उसमें हम बहुत अच्छी अच्छी चीजें खाते हैं, ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, गुड़ के लड्डू, घी, मिठाइयाँ, हर तरीके का खाना, हरी सब्जियां मार्केट में भी बहुत ज्यादा मिलने लग जाती है। तो ये जो सीजन होता है, इसको हेल्दी सीजन बोलते हैं। और इसमें भूख भी अच्छी लगती है और इसमें खाना भी अच्छा चाहिए। पर हमारा ऐसा सर्वे है कि जो नवंबर दिसंबर में तेल, घी, दूध कम खाता है, उसको जरूर सर्दी, खांसी, बुखार होता है। आप किसी से भी पूछ के पता कर लीजिए। मैंने, जो भी पेशेंट आता है बोलता है सर्दी खांसी हुई, मैं उसको पूछती हूँ तेल कितना खाते हो, घी कितना खाते हो, मीठा कितना खाते हो? वो बोलता है मैं तो बहुत कम खाता हूँ। उसी की वजह से उनको ये तकलीफ होती है और वात बढ़ना शुरू हो जाता है। और जिसने सही तरीके से खाया है उसका भी तो निकालना जरूरी है, ऐसा कोई बचेगा तो नहीं। तो जिसने सही तरीके से मिठाई और वो सब कुछ खाया है, उसको वो शरीर में कफ बनाता है। तो वो कफ कब पिघलता है? जैसे सूरज अपनी गर्मी दिखाना शुरू कर देता है, शरीर में वो कफ पिघलना शुरू हो जाता है। इसीलिए वो शरीर का कफ अगर हम पिघालते नहीं है, उसको निकालते नहीं है, तो वो आगे जाके हमको बसंत ऋतु में अस्थमा, अर्थराइटिस ऐसी तकलीफें देता है। इसलिए आयुर्वेदिक डॉक्टर जो होता है ना, वो आपको देखता है और सीजन को देखता है और तब दवा देता है। आया समझ में? वो कभी ऐसा नहीं करेंगे कि आप आ गए और आपको हमेशा सर्दी खांसी में सीतोपलादी चूर्ण दे दिया। कभी नहीं करेंगे वो।
सीजन बदला कि दवा बदलना पड़ता है। और यही आयुर्वेद का महत्व है और आयुर्वेद की सुंदरता है कि इसमें सीजन बदलने से इतना सूरज को महत्व दिया गया है, चांद को महत्व दिया गया है, उसके आधार पर ही दवाइयां बदली जाती है। जैसे प्रवाल होता है तो सूर्य पुट्टी भी होता है और चंद्र पुट्टी भी होता है। ये दवा बनाने का तरीका होता है कि कैसे सूरज की गर्मी से में कुछ दवाइयां बनाई जाती है, कुछ चांद के प्रकाश में रख के दवाइयां बनाई जाती है। तो इसलिए इसमें सबसे इम्पोर्टेंट दो चीजें बताई है, उससे सुंदर कुछ भी नहीं। एक तिल और दूसरा गुड़। समझे? अभी तिल ऐसी चीज है कि जो गर्म करती है और गुड़ भी ऐसी चीज है जो गर्म करती है। पर खाना कितना है? मात्रा में, है ना? ऐसा तो हम करेंगे नहीं कि दिन रात गुड़ तिल गुड़ खाते रहेंगे। थोड़ी मात्रा में ही खाते हैं। महाराष्ट्र में बोलते हैं तिळगुळ घ्या, गोड गोड बोला। तो तिळगुळ जो है वो इतना देते हैं, एक लड्डू छोटा, एक बर्फी जितना। ऐसा नहीं होता है कि हम उसका खिचड़ा बना के खा रहे हैं कि बहुत ज्यादा क्वांटिटी में खा रहे हैं। वो थोड़ा ही खाना है और वो थोड़ी मात्रा में अच्छा काम करता है। जो किसी किसी को हमने देखा है, तिळगुळ खाने से गर्मी बढ़ती है, किसी को यूरिन में जलन भी होती है। तो समझ लीजिए ये तिळगुळ खाने से नहीं है। हमको हमारी बॉडी को ठीक करना है, उसको दवा देके करेक्ट करना है। ये सिग्नल है आपके लिए। आप अपने नजदीक के डॉक्टर से मिलिए आयुर्वेद के, वो आपको करेक्ट करेंगे। सूचेकर ऐसे कुछ अलग अलग दवाइयां दे के आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जिससे आप तिल गुड़ पचा सकेंगे। क्योंकि जनवरी महीने में तो खाना जरूरी है। हाँ। और अब क्या हो रहा है, जैसे जैसे कफ पिघलना शुरू हो जाता है, तो जैसे मार्च महीना आ जाता है तो वो कफ इतना पिघल जाता है कि हमको उसको निकालना जरूरी होता है। आपको सबको पता है अपना हिंदू नव वर्ष कब होता है? गुड़ी पाड़वा, बराबर है। और तब सभी लोग नीम के पत्तों की पूजा करते हैं। चाहे शीतला माता की पूजा हो, चाहे होली में हो या गुड़ी पाड़वा में हो, हर इसमें नीम को, नीम के पत्तों का यूज किया जाता है। और जब हम नीम के पत्ते खाते हैं तो वो इतने कड़वे होते हैं कि हमको वो उल्टी होना चाहिए, या वो कफ है वो नीचे से निकल जाना चाहिए। मतलब शरीर में कोई चीज को रोकना नहीं है, जिसको बढ़ाया है उसको कम करना है। अब तिल गुड़ का लेते हैं कि इसका हेल्थ बेनिफिट क्या है। तिल आपने अलग अलग नमूने की देखी होगी। तिल होती है सफेद तिल, लाल तिल और काली तिल। ऐसे तीन नमूने की तिल मार्केट में मिलती है। तो सबसे बेस्ट तिल होती है काली तिल, और फिर सफेद तिल, और फिर लाल तिल। तो बहुत बार ये जो लाल तिल है ये बर्ड्स को खिलाने को रख देते हैं, पक्षियों को। पंछी जब खेत में आता है तो उसको भी कुछ खाना मिलना चाहिए। तो किसान कितना अच्छा काम करता है, वो डाइवर्सिफाई करता है। काली तिल कॉस्टली होती है और वो बहुत ज्यादा हेल्थ बेनिफिट्स उसके ज्यादा माने गए हैं। और सफेद तिल में तेल का प्रमाण ज्यादा होता है। हम लोग ज्यादा करके सफेद तिल खाते हैं। पर अगर किसी को हीमोग्लोबिन की कमी है, छोटे बच्चे हैं, उनको अगर वर्म्स की तकलीफ है, तो उनको काली तिल का लड्डू देते हैं। आजकल हल्दीराम या अलग अलग जो मिठाई के स्टोर्स वाले हैं, वो मिठाई के ऊपर काली तिल का रोल कर देते हैं, क्योंकि उतनी मात्रा में पेट में जाना चाहिए। तो काली तिल खाइए या सफेद तिल खाइए, तिल खाना जरूरी है। तिल में इतनी स्निग्धता है, इसको है ना सूर्य से रिजेंबल किया गया है। सूरज जैसा होता है, गर्म होता है, स्निग्धता देता है, हमको ताकत देता है। वैसे ही तिल होती है जो गर्म होती है और हमको ताकत देती है। और आयुर्वेद डॉक्टर बोलते हैं कि गर्म चीजों से डरिए मत। क्योंकि हम लोगों को बहुत बार लगता है कि मुझे गर्मी सहन नहीं होती है। एक्चुअली वो गर्मी सहन नहीं होती है, वो अलग कारण होता है। और दवा की गर्मी वो पेट की अग्नि बढ़ाता है, भूख बढ़ाता है और डाइजेशन बढ़ाता है। वो अलग टाइप की गर्मी नहीं करता है। जब आपकी भूख बढ़ेगी तो आप अच्छे से खाना खाओगे, तो आयुर्वेदिक दवा आपको गर्म नहीं करेगी। आपको लगता है जब आयुर्वेदिक दवा गर्म करती है, उस समय आप घी का प्रमाण बढ़ा दीजिए, आहार बढ़ा दीजिए,
तो आपको दवा गर्म नहीं करेगी, क्योंकि सूरज भी गर्म है और वो भी हमको जरूरी है, इसलिए गर्मी भी हमको जरूरी होती है। अगर हमारे हाथ पांव ठंडे पड़ना शुरू हो जाते हैं तो हम बीमार पड़ना शुरू हो जाते हैं। इसलिए गर्मी जितनी चाहिए उतनी जरूरी होती है। एक रिसर्च बताती हूँ मैं। अभी नागपुर में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी। यहाँ पे एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है बहुत बड़ी इंडिया की, जो 40 संस्थान है इंडिया में, उसमें से एक है नीरी, नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। वहां पे अभी इंडो यूएस कॉन्फ्रेंस हुई थी। अमेरिका से 10-12 साइंटिस्ट आए थे और वो अपना काम बता रहे थे, और अपने इंडिया के भी साइंटिस्ट अपना उन्होंने क्या काम वो किया वो बताया। उसमें मैं आपको एक शेयर करना चाहूंगी कि हमारे रिसर्च पेपर को सेकंड प्राइज मिला उस कॉन्फ्रेंस में, जबकि हम आयुर्वेद को रिप्रेजेंट कर रहे थे। मतलब सारी दुनिया इसको मानने लग गई है। हमने उसमें यही चीज बताई कि जो गुड़ होता है ना, एक लखनऊ का रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उनका एक रिसर्च है कि उन्होंने क्या किया, चूहों को गुड़ खिलाया। देखिए, ये सारे साइंटिस्ट होते हैं ना, वो चूहों पे ट्रायल करते हैं और फिर उसमें से पता चलता है हमको आगे जाके रिसर्च उसका क्या होता है। तो उन्होंने क्या किया, एक ग्रुप के चूहों को गुड़ खिलाया और दूसरे ग्रुप के चूहों को गुड़ नहीं खिलाया। हाँ, और उसके बाद में कुछ दिनों के बाद में उनका टेस्ट किया, ब्लड टेस्ट किया। तो उसमें उनको पता चला, ब्लड यानी उनका ब्लड अलग तरीके से, अपने हम आपको समझाने के लिए मैं बता रही हूँ। तो उसमें उनको पाया गया कि उनके शरीर में म्यूसिन की मात्रा बढ़ गई जिनको गुड़ खिलाया। म्यूसिन मतलब कफ, चिकनापन। जब अपने फेफड़ों में चिकनापन बढ़ेगा, फेफड़ों की रुक्षता कम होगी, तो क्या होगा, हम कहीं भी धूल मिट्टी में जाएंगे, पोल्यूशन में जाएंगे, और जो हमारे फेफड़ों में डस्ट पार्टिकल्स चले गए हैं नाक के द्वारा, श्वास के द्वारा, रेस्पिरेशन के थ्रू, उसको निकालने के लिए फेफड़ों में चिकनापन बहुत जरूरी होता है। और वो उसको निकालता है तो तब जाके वो अंदर बैठता नहीं है। और ऐसे अगर डस्ट पार्टिकल्स अंदर बैठना शुरू हो गए तो आगे जाके उसका रूपांतर अस्थमा में होता है, ब्रोंकाइटिस में होता है, खांसी में होता है। और इस तरीके से हमने वहां पर गुड़ का एक महत्व बताया। मैं आपको बताना चाहूंगी कि गुड़ जिनको गर्म पड़ता है ना, उन्होंने क्या करना है, उसके साथ में बाल हिरडा होता है, छोटी हरड़ होती है। मतलब 5 ग्राम आप गुड़ लेंगे तो उसमें सिर्फ आधा ग्राम बाल हिरडा का जो पाउडर है वो उसमें मिला दीजिए, 1 ग्राम, जैसा टेस्ट के हिसाब से, और उसको खा लीजिए। उसको बोलते हैं गुड़ हरित की। जिनको गुड़ गर्म पड़ता है उसने हिरडा डाल देना। आप लोग लड्डू बनाते होंगे, हम लोग लड्डू बनाते तो हम क्या करते हैं, ठंडी के लड्डू में कोई मेथी डालता है, कोई सौंठ डालता है ना। अपनी तासीर के हिसाब से हम लोग उस तरीके से, घर में भी बच्चे देखिए, कोई मेथी का लड्डू खाता है, कोई गोंद का लड्डू खा, मतलब कोई सोंठ का खाता है, कोई उड़द का खाता है। हर एक को हर एक चीज पसंद नहीं आती है। तो हमारे दादी होते थे तो वो बोलते थे कि जिसको जो पसंद है वो दो, अपनी जबरदस्ती मत करो, सबको एक ही चीज खिलाओ। ये सिर्फ दादी ही कर सकती है या नानी कर सकती है, मम्मी को तो टाइम नहीं होता है ना। इसलिए जिसको जो पसंद है वो खाने दीजिए, उसकी तासीर वो है, इसलिए वो चीज मांग रहे हैं। और ये आयुर्वेद का जिंदापन है जो 5-6 हजार सालों से चलता आ रहा है, और वो ही बोलता है कि इनको ये दीजिए। अब तिल को बोला है कि संयोग संस्कारात सर्व रोगा पहम, मतलब इसके साथ अलग अलग चीजें देंगे तो वो सारी बीमारियों को ठीक करता है। एक प्रोजेक्ट चल रहा है हमारे डिपार्टमेंट में, जिसमें 43 के ऊपर की जो महिलाएं हैं जिनको मेनोपॉज हो रहा है, जैसा जिनका पीरियड जा रहा है, पर कुछ लोगों, कुछ लेडीज को ऐसा लगता है कि मेरा पीरियड रहना चाहिए, इतने जल्दी नहीं जाना चाहिए। जैसे बॉलीवुड की हीरोइंस रहती है ना, वो पीरियड कंटिन्यू करने के लिए कुछ हार्मोन्स लेती है, स्किन के नीचे चिप लगाती है हार्मोन की, या अलग अलग नमूने के आजकल तो मिलने लग गए डिवाइसेस, जिससे इनका वो पीरियड जाने नहीं देती है। तो हमारे यहाँ इतना अच्छा फॉर्मूला है। तिल, तिल को बोला है, तिल अगर 5 ग्राम डेली खाती है वो एज ग्रुप की महिला है, तो उनका पीरियड वापस आना शुरू हो जाता है। मतलब
और जिनको ज्यादा ब्लीडिंग है वो तिल ना खाए। आप अपने हिसाब से ये डॉक्टर डिसाइड करता है एक्चुअली। पर आप लोगों को भी ये जो घरेलू इलाज है वो पता होना चाहिए। वैसे ही अस्थमा, सांस की बीमारियां, उसमें तिल का एक अलग महत्व बताया है। इवन जब पेट दर्द होता है तो तिल की पेस्ट करते उसको पेट पे लगाया जाता है और उससे पेट दर्द भी कम हो जाता है। इस तरीके से तिल गुड़ अलग अलग टाइप से हम खाते हैं। और जिनको लूज मोशन होते हैं उनके लिए भी तिल 5 ग्राम की मात्रा में खाई जा सकती है। और जिनको गुड़ से तकलीफ हो रही है उससे ठंडा होता है शक्कर, मतलब गुड़ गर्म होता है और सीता खांड जो होती है वो ठंडी होती है। तो वो तिल पपड़ी खा ले शक्कर से बनी हुई, पर कोई ना कोई रूप से तो आपको खाना ही है। तो देखिए, वात पित्त कफ के हिसाब से आयुर्वेद में 3 प्रकार का डिटॉक्स थेरेपी बताया है। डिटॉक्स थेरेपी जैसे सबसे पहले शरीर में साल में कफ को निकालने के लिए वसंत ऋतु में मतलब मार्च महीने में वमन या नस्य, ये थेरेपीज दी जाती है। रेनी सीजन में बस्ती का कोर्स होता है। और दिवाली के टाइम अक्टूबर में रक्त मोक्षण, लीच लगाना, ब्लड निकालना, या फिर सबसे अच्छा उपाय मैं बता दूंगी आपको, ब्लड डोनेट करना, जिसमें स्वार्थ में परमार्थ होता है। जो लोग ब्लड डोनेट कर सकते हैं उन्होंने जरूर अक्टूबर महीने में एक बार तो ब्लड डोनेट कर ही देना चाहिए। तो आपको समझा होगा कि शरीर में कोई भी दोष बढ़ता है तो उसके लिए निकालने के लिए 3 सीजन बताए गए हैं। हर सीजन में पंचकर्म करना ऐसा जरूरी नहीं है। अपनी अपनी बीमारी, अपनी अपनी प्रकृति के हिसाब से साल में एक बार तो पंचकर्म करना ही चाहिए। और अगर आप पंचकर्म करने को आपके पास टाइम नहीं है तो ये जितने भी फेस्टिवल्स है उसमें जिन चीजों के लिए खाने का बताया गया है उन चीजों को आपने खाना चाहिए। तिल का बालों के लिए भी बहुत अच्छा उपयोग बताया है, क्योंकि तिल्ली का तेल हमेशा ही घर में रखना चाहिए। तिल्ली का तेल में एक खूबी होती है, ये विंटर में भी फ्रोजन नहीं होता है। हम लोग अभी नारियल का तेल लगाते हैं तो बॉटल में से निकलता नहीं है, बहुत कोशिश करते हैं, है ना। तो तिल्ली का तेल साल भर में कभी भी फ्रोजन नहीं होता है। आप उसको देखिए, हमेशा वो पतला रहता है, क्योंकि वो हमेशा हमको तरल रखता है। उसकी स्निग्धता से हमेशा बॉडी में भी लगाना चाहिए। आप मॉइस्चराइजर मत लगाइए और रात को सोते समय अभ्यंग कर लीजिए। अभ्यंग को कितना टाइम लगता है पता है? एक आदमी को अगर तिल के तेल से मसाज करना है, अभ्यंग करना है, तो उसको हार्डली कितने 120 सेकंड लगते हैं। कितने? सिर्फ 120 सेकंड, 2 मिनट। अपने पास 2 मिनट भी नहीं है ना। तो किसी को नहीं बोलना, ना बहू को, ना बेटे को, ना पोते को, कि मुझे तेल लगा दो। अपने हाथ में तेल लिया, इधर थोड़ा घुमाया, यहाँ हाथ को लगा लिया, पेट को, कमर को, पैरों को, पीठ को, जितने हिस्से में हमारा हाथ जाता है वहां पे सब जगह तेल लगा लीजिए। कोटिंग करना है, सिर्फ कोटिंग। हम्म आपका मॉइस्चराइजर का, क्रीम का सारा खर्चा बच जाए। पर रात में करना है, क्योंकि रात भर में हमारी स्किन सूदिंग हो जाती है, नई बन जाती है। और नहाते हैं सुबह तो जो रोज की जो स्किन निकलती है, हमारे शरीर में रोज सेल्स निकलते हैं और नए बनते हैं, तो वो निकल जाती है तो नई जो स्किन आती है तो वो कोमल होती है, तो वो कभी भी ड्राई नहीं होगी। तो इसलिए तिल का तेल। और आज से ना, कहीं भी किसी के घर पे गिफ्ट देते हैं ना हम लोग, तो आपको गिफ्ट का स्वरूप चेंज करना है। बाजार में बहुत सारी मिठाइयाँ होती है तो कहीं अडल्ट्रेशन भी होता है। तो हमको क्या करना है, आप ½ लीटर का तिल का तेल दीजिए किसी को, मसाज का ऑयल दे दीजिए, च्यवनप्राश दे दीजिए। आप हम लोग ये करेंगे तभी आयुर्वेद जिंदा रहेगा, है ना। और देखिए, इसमें मैं आयुर्वेद का प्रचार कर रही हूँ, मार्केटिंग कर रही हूँ, तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अच्छी चीज की मार्केटिंग करना ही चाहिए। मिठाई में भी हमको 200-400 रुपए, 500 रुपए लगते ही है। च्यवनप्राश आप ½ किलो लीजिए, ½ किलो लीजिए, कम जितना जिसको देना है
उतनी क्वांटिटी में। लोगों को क्या लगेगा, कोई ने प्यार से गिफ्ट लाया है, नहीं पसंद है फिर भी खा लेगा, तो 10 में से 5 तो शुरू कर देंगे खाना। इस तरीके से आपको गिफ्ट चुनना है कि मैं क्या चीजें किसको दूं। एलोवेरा का जूस रहता है, आंवले का जूस रहता है, ऐसे ऐसे ही गिफ्ट दीजिए लोगों को, आप बहुत पसंद से लेते हैं। अभी मैं मेरे रिलेटिव्स के यहाँ जाती हूँ ना, तो मैं क्या गिफ्ट देती हूँ पता है आपको? पेन किलर ऑयल, फिर अपना जो च्यवनप्राश, शतावरी पाउडर, या काढ़ा होता है ना, मैं हर एक के हिसाब से अलग टाइप से बना लेती हूँ। मुझे पता है मेरी बुआ को कैसा चाहिए, मेरी चाची को कैसा चाहिए, मेरी मासी को कैसा चाहिए। मैं उस तरीके से प्रोटीन का पाउडर जो आयुर्वेद होता है ना, अश्वगंधा, बला, शतावरी, उसके अंदर उनको डाइजेस्ट होने वाली चीजें दे देती हूँ। और वो बहुत शौक से खाते हैं क्योंकि किसी ने प्यार से लाया है। तो आप समझ गए। अगर किसी को कुछ भी क्वेश्चन हो इसके बारे में, मैं जनरली है ना 30 मिनट बोलती हूँ, और हम जिज्ञासा पे ज्यादा जोर देते हैं, क्योंकि कुछ चीजें मैं छोड़ देती हूँ, क्योंकि आपके हिसाब से अपने को वो डिस्कस करना होता है। किसी को और कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, आपको अनम्यूट कर दिया जाएगा। यस, मधु जी ने हैंड राइज किया है। मधु जी। ओ मैडम। हाँ बोलिए हाँ आंटी जी। जय जी। हाँ आपने बोला था पेट दर्द में तिल की पेस्ट लगाने को, हाँ हाँ पेट हाँ दर्द, और हाँ लूज मोशन में तिल हाँ पापड़ी खाने को। हाँ, और अस्थमा में नहीं आपने बताया कि तिल को बराबर। किस तरह से लेना है। एक्चुअल में मैं सीओपीडी के पेशेंट हूँ। अस्थमा से आगे बढ़ चुका है वो। हाँ, मतलब मुझे मतलब बहुत आपकी बलगम होती है। आपकी उम्र कितनी है? 70। मैं 70। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ही लेती हूँ वैसे तो, बहुत पर अच्छी बात। घरे। आप हाँ, कहाँ रहते हैं? बेंगलोर। बेंगलोर में। ओके ठीक है। आप है ना क्या पहले। करिए, आप आपको गुड़ के साथ में आंटी, हाँ। आपको हाँ। अदरक लेना पड़ेगा डेली। हाँ, हम्म। वो लेती 5 ग्राम हूँ। गुड़ और 3 ग्राम अदरक, पर वो चाय में नहीं लेना है आपको, हाँ, कैसे खाना है डेली, अलग से। ओके। अलग से खाना है। और आप ना मुझे अपनी दवाइयाँ व्हाट्सअप कर सकते हैं कि आप क्या क्या ले रहे हैं। उसको कुछ जी करेक्ट जी। करना है तो हम लोग ऑनलाइन कंसल्टेशन भी करते हैं, आपको ओके। मेडिसिन बता देंगे, आप वहां ले ओके। सकती है। और ओके। कुछ तकलीफ रही, पर आप हमेशा ही तील अपना गुड़ और अदरक डेली, अगर हाँ, आपको सहन होता है तो मैं चाहूंगी कि वो 10-10 ग्राम भी आप ले सकेंगे। मैं लेती हूँ, डेली लेती ज्यादा हूँ। क्वांटिटी में लेना गुड़ है। भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, और तिल, और रोज मैं सौंठ का पाउडर तो नहीं लेती नहीं, हूँ। शॉर्ट नहीं लेना है आंटी। हाँ, हाँ, सौंठ। अदरक लेना है, दोनों की तासीर अलग होती है। ओके। ओके। हाँ, आपको ठीक। तुरंत फर्क पता चल जाएगा। हम्म। ठीक। ठीक। और थैंक यू। हाँ, पुष्पा जी। पुष्पा जी, मैं आपको अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ। जय जिनेन्द्र। जय जी। खाने के बाद गुड़ खाना चाहिए, कितनी मात्रा में खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, एक क्वेश्चन तो ये है। और दूसरा है, च्यवनप्राश हमको 12 महीने ही खाना चाहिए या इसका क्या है वो बताइए। ठीक है। खाने के बाद नहीं, खाने के पहले खाना चाहिए गुड़, क्योंकि आयुर्वेद में मधुर रस को पहले खाना बोला है। हमारे यहाँ मिठाई नहीं है तो हम एक गुड़ का टुकड़ा खा लेंगे, शुरुआत करेंगे खाने की, है ना। अन्न नलिका को स्निग्ध बनाएंगे और फिर खाएंगे। और उसकी मात्रा भी बहुत ज्यादा नहीं होती है, 2-3 ग्राम भी बहुत हो गया, उतना ही खाइए, उससे ज्यादा मत खाइए। और च्यवनप्राश का ऐसा है कि 4 साल से आगे के उम्र के लोग च्यवनप्राश खा सकते हैं। उसकी मात्रा 5 ग्राम से 10 ग्राम, उससे ज्यादा नहीं खाना है। विंटर में आप 5-7 से 10 ग्राम खा सकते हैं, और समर में इतना नहीं खाना है, थोड़ा ही खाना है, क्योंकि वो गर्म रहता है। पर अगर किसी को, जैसे मधु आंटी बोले कि उनको अस्थमा है, या किसी को जॉइंट पेन है, किसी को आम बात है, किसी को भूख नहीं लगती है, वो लोग साल भर खा सकते हैं। च्यवनप्राश से बहुत अच्छी भूख लगती है, और वो बहुत अच्छा डाइजेस्टिव होता है। इसको खाने का समय आप ध्यान रखेंगे कि समर में आप मॉर्निंग में ले लीजिए, विंटर में आप कोई भी टाइम में ले सकते हैं। पर समर में खाली पेट मत खाइए, कुछ खाने के बाद में खाइए। ठीक है।
ओम अरहम। राजीव जी। जय जिनेन्द्र। हाँ जय जिनेन्द्र। आपने प्रोटीन पाउडर का मेंशन किया था। जी हाँ। तो आजकल यंगस्टर लोग जिम में जाते हैं तो महंगे महंगे प्रोटीन पाउडर्स मंगा के खाते हैं। तो आयुर्वेद में उसके लिए कोई सब्स्टिट्यूट है हाँ, प्रोटीन? बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट है, क्योंकि जो प्लांट प्रोटीन होता है ना, जी जी वो एनिमल्स के लिए बहुत अच्छा होता है। एनिमल मतलब हम लोग भी एनिमल हो गए। जी जैसे सांप का जहर है तो उसको प्लांट का जहर उसमें दवा काम करेगा। प्लांट का जहर है तो सांप की जहर की भी दवाई बनती है। मतलब जी अगर हमको प्रोटीन चाहिए है तो हमको प्लांट प्रोटीन ज्यादा अच्छा काम करेगा। और आयुर्वेद में जो अश्वगंधा, बला, शतावरी ऐसी चीजें हैं, वो बहुत अच्छा प्रोटीन का सोर्स है। और वो कम मात्रा में भी लेते हैं तो वो अच्छा काम करता है। जबकि जो मार्केट में प्रोटीन पाउडर मिलती है, वो जी 10 से 20 ग्राम लेना पड़ता है। बहुत ज्यादा क्वांटिटी हो जाती है। और हाँ उससे खाने से बहुत सारे लोगों को खुजली भी होती है। मतलब अगर आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज और वर्कआउट कर रहे हैं तो जी उतने ग्राम में प्रोटीन खाना ठीक है। पर हम जैसा सिडेंटरी लाइफस्टाइल है, ज्यादा उम्र है, ज्यादा काम नहीं है, तो उनको 2 ग्राम 3 ग्राम प्रोटीन जो अश्वगंधा, बला, शतावरी है, वो ही सबसे अच्छा काम करता है। इसमें जैसा सोमनीफेरिन है, ये जो फाइटोकेमिकल्स होते हैं ना, जी जो जी अश्वगंधा में बोलिए या बला में है, तो ये फाइटोकेमिकल्स 2 तरीके से काम करते हैं। इसके अंदर वो प्रोटीन डाइजेस्ट करने की भी पावर होती है। और ओहो जो केमिकल प्रोटीन होता है ना, वो जी उसको डाइजेस्ट नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल, मौसम्बी है, मौसम्बी का हमने जूस पिया 1 ग्लास, बहुत सारे लोगों को उससे एसिडिटी होती है। पर अगर हमने 2 मौसम्बी थोड़ा छिलके के साथ खा लिया, फाइबर के साथ, तो वो फाइबर में मौसम्बी को डाइजेस्ट करने वाली चीजें होती ओ समझ गया। है। ये जो केमिकल वाला प्रोटीन है, उसमें उसको डाइजेस्ट करने वाली चीजें नहीं होती है। जबकि ये जो आयुर्वेद वाले प्रोटीन्स है, मार्केट में भी मिल जाते हैं, अश्वगंधा, ये वो कोई चीज में मिलाए हुए नहीं होना, तो वो थोड़ी क्वांटिटी में भी ले तो उसमें उसको डाइजेस्ट करने वाली ताकत होती है। ओके इसलिए मैं चाहूंगी कि आप कोई भी आयुर्वेदिक डॉक्टर को पूछ करके उसके पास का प्रोटीन पाउडर मांगे, मार्केट का मत मांगिए, है ना। ओके। थैंक यू जी, थैंक यू जी। ओके। सुचेता जी। जय जिनेन्द्र। बहुत जय जी। सुंदर जानकारी दी, थोड़ी सी लेट जुड़ी मैं, क्षमा। और तो थैंक मुझे यू दीदी। वेट हाँ गेन ये गुड़ के साथ खूब अच्छा रहता है। और एक बताया था कि शाम के समय या सुबह उठते ही जो अपना चना रहता है, चना और गुड़ खाना चाहिए, या शाम हाँ को गुड़ और तूप लेना चाहिए। एक दो हाँ समय है। और एक मेरी छोटी 1 साल की पोती है, वो दिन हाँ सारा गुड़ मांगती है, और गुड़ खाने के बाद थोड़ा सा टंग के ऊपर थोड़ा सा ब्लैक आता है, होता है उससे। तो हम्म डॉक्टर बोले कि लोहो की वजह से होता है, तो घिसना पड़ेगा, नहीं तो दांत को भी प्रॉब्लम हो जाता है। तो गुड़ की वजह से होता है क्या? और वेट गेन के लिए आपके पास कुछ हो तो मुझे बता देना। जय जिनेन्द्र। आपके लिए कि भैया के एक लिए? लड़की है, 25 साल की, लेकिन बहुत दुबली है। 32 ही वेट है उसका। हाँ इससे गुड़ देती ठीक है हूँ ना। घी के साथ, इससे प्रोटीन कुछ हो तो बता देना। ठीक है, मैं आपको है ना एक लिंक शेयर करूंगी। हम्म। हमारी डॉक्टर जोगड़ आयुर्वेद करके यूट्यूब चैनल है, तो उसके हाँ। अंदर है ना हमने कृमि रोग चिकित्सा का एक बहुत अच्छा वीडियो अपलोड किया है। कृमि यानी जिनको जंत होता है, और कुछ होता आयुर्वेद में है ना बोला है कि तिल से और गुड़ से भी जंत होते हैं। होते हैं, हाँ, गुड़ से हाँ होते हैं। हाँ, और उससे उसी से उनको कम भी किया जा सकता। ओके। मतलब ये दोनों तरीके हैं, सिर्फ अच्छा। उसके साथ में हम क्या चीज चेंज कर देते हैं, उससे आपको उनको वो फायदा होगा। तो उसमें आपको पता चलेगा, एक हमने डीवर्मिंग एनिमा इन्वेंट किया है। डॉक्टर साहब, मेरे हस्बैंड जो है डॉक्टर जोगड़, तो वो डीवर्मिंग एनिमा इस तरीके से काम करता है कि वो 2 साल से ज्यादा उम्र वालों को हम जिंदगी में एक बार तो भी लेने को बोलते हैं। जो लेटरिन की जगह से देते हैं उसको सिर्फ 50 या 60 ml दिया जाता है। कोई भी घर में ले सकता है। उसका एक कंटेनर होता है, उसके साथ में उसका इंस्ट्रूमेंट हम भेज देते हैं। वो अपने हाथ से वो एनिमल ले लेना है। और उससे क्या होता है कि ज्यादा उम्र में भी हमारे पेट में जंत होते हैं, और उसके अंडे है ना लेटरिन की जगह पड़े हुए रहते हैं। वो एक बार अगर खत्म हो जाते हैं तो वो साइकिल स्टॉप कर देता है।
आप जितनी भी डीवर्मिंग की गोलियां खाइए, मतलब मार्केट में जो मिलती है, वो 6-6 महीने में लेना पड़ता है। पर ये एनिमा इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि वो एक ही बार में आपका काम कर देगा। हम लोग वो कम से कम जो लागत की कीमत है उसी में वो भेज देते हैं। कुरियर का जो 40-50 रुपए और भी खर्चा आता है तो उसमें, तो वो आप जरूर उनको दीजिए, मैं आपको भेज सकती हूँ वो। हार्डली वो 150 रुपए में ही वो एनिमा का पूरा आपको मिल जाता है। तो ये मतलब पैसे इसके लिए बता रही हूँ कि कोई बहुत महंगा नहीं है, वो पता होना चाहिए कि आपको क्या चीज हो रही है। सही है, मैं आपसे बात भी करूंगी बाद में इसके बारे में। और वो जो टंग ब्लैक होती है वो 1 साल की हाँ, कोशिश को। उसको ऐसा निकालना नहीं रहता है, उसकी डाइजेस्टिव सिस्टम वीक है इसलिए वो टंग वो कोटिंग कर रही है। आप ओके। निकालिए मत उसको, उसको सिंपल सा आप विको वज्रदंती है, काला दंत मंजन है, वो उसके नहीं, टंग पे ऐसा लगा देना। आज तो आए नहीं, अभी टंग के ऊपर होते हैं। एक हाँ, साल दांत पे की। नहीं करना है, टंग के ऊपर पाउडर लगाना है। अच्छा, 1 साल की तो चलते हैं उसको ये। हाँ, 1 साल की को आप ब्रश लगा रहे हैं, कितना बेकार काम कर रहे हैं। उससे ब्रश अच्छा तो पाउडर लगाइए। आज से ही थोड़ा सा बोला हाँ, डॉक्टर ने। ऐसे ही करना चाहिए। और अपने हाथ में इतनी सी पाउडर लेकर के उसके जबान पे घुमा देना चाहिए। ओके ठीक है। ओके। ओके, हाँ, चलेगा। पूजा जी, कुछ चैट बॉक्स में भी कुछ जिज्ञासा आ रही है। अच्छा। पानी का एनिमा हमेशा लेना चाहिए कि ऐसा? पुरुषाली जी ने नहीं नहीं, पूछा है। नहीं नहीं लेना चाहिए। पानी का एनिमा हमेशा नहीं लेना चाहिए, है ना। वो आप 15 दिन में एक बार ले सकते हैं। और प्लेन वाटर का तो बोला ही नहीं है, या तो नींबू पानी या नमक का पानी, ऐसा एनिमा लेना होता है। ड्राई स्किन के लिए तिल का तेल अच्छा काम करता है, रात में लगा सकते हैं। और रोज प्रोटीन की मात्रा के लिए क्या खाना चाहिए? रोज प्रोटीन की मात्रा के लिए डेली दाल बनाना चाहिए, दाल खाना ही चाहिए। हम काम की बात बोल रहे हैं। मोठ मोठ, चौली, छोला, ये सब कुछ खाना चाहिए। सिर्फ ये जो चीजें ये कच्चा या स्प्राउट्स के रूप में नहीं खाना है। इसको डाइजेस्ट कर मतलब कुक करके खाना है, अच्छे से पका करके खाना है। और दाल भी पतली दाल नहीं, थोड़ी जाड़ी दाल होना चाहिए। और वो डाइजेस्ट करने के लिए उसमें घी और हींग डाले, नींबू डाले, तब दाल से एसिडिटी नहीं होगी। ओम हाँ। अभी सिर्फ और 2 क्वेश्चंस लेंगे हम। टाइम हमारा थोड़ा ही बचा है। अशोक जी। नमस्कार। नमस्ते। अर्चना जी बोलिए, अर्चना जी बोलिए। आ, मैं पूछ रही हूँ, मेथी के लड्डू गर्मी में खाएंगे क्या? खाएंगे तो क्या क्या असर पड़ेगा? नहीं खाना चाहिए, है ना। तब अपनी डाइजेस्टिव पावर बहुत वीक होती है गर्मी में, वो पचा नहीं पाती है। इसलिए वो गर्मियों में क्या खाना चाहिए? पतला आहार, आम का पना, थोड़ा खट्टा चीज, गुड़ के साथ में आम की चटनी, पुदीने की चटनी, मतलब जो भूख बढ़ाती है ऐसी चीजें हम गर्मी में खाते हैं, है ना। और भूख बढ़ाने के बाद भी खाना कम खाना होता है, क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं होता है। अग्नि सबसे पानी। कम रहती है गर्मियों के सीजन। थैंक यू। जय अशोक जिनेन्द्र। जी बोलिए। जय जिनेन्द्र। हाँ, जैसे प्रोटीन के लिए आपने बोला कि भाई वो प्रोसेस अपने को पचता नहीं करता नहीं, तो च्यवनप्राश जो अपन खाएंगे तो वो पाचन में रहेगा इजी के थोड़ा कौन सा वाला ले सकते हैं कुछ? च्यवनप्राश। च्यवनप्राश में देखिए, उसके अंदर ना दालचीनी, पिपली, ऐसी बहुत सारी चीजें होती है कि जो हमको डाइजेस्ट कराती है चीजें। हाँ, देखिए मनोज जी ने कितना अच्छा पैकेट रखा है, मेरा ध्यान उधर जा रहा है, तिल गुड़ की पपड़ी और उसकी तरफ जा रहा है। तो अशोक जी, तो च्यवनप्राश में डाइजेस्ट करने वाली चीजें उसके अंदर ही डाली जाती है। और आप कभी भी गलती से भी मार्केट में जो 150, 200, 250 रुपए किलो च्यवनप्राश मिलता है ना, वो गलती से भी मत लेना। क्योंकि इसमें इलायची डालना पड़ता है, अच्छे घी में बनाना पड़ता है। तो 250 रुपए किलो में कैसे मिलेगा आपको ये सब चीजें? ये भी सोचना चाहिए हम लोगों ने, है ना। तो थोड़ा अच्छी क्वालिटी का च्यवनप्राश लीजिए। ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं कि 1000 रुपए किलो लीजिए आप, पर एक मीडियम रेंज वाला लीजिए। पर 200-250 किलो वाला च्यवनप्राश में मुझे लगता नहीं है वो आंवले की पाउडर से भी बनाया हो सकता है, या फिर उसमें जितने ये महंगी चीजें होती है वो कितनी पड़ती है, ये तो डाउटफुल। इसलिए देखिए ब्रांड का हमें खा के देखना पड़ेगा।
च्यवनप्राश में ये रहते मध रहते तो हमको चलता है वो? मध डालते हैं कंपनी वाले, पर जैसे डॉक्टर्स है ना, जैसे हम लोग जो च्यवनप्राश बनाते हैं ना, हम लोग उसमें मध नहीं डालते, नहीं तो ठीक है, मैं आपसे फिर मंगवा सकती हूँ। क्योंकि पता हमको पता है कि हम लोग भी जैन है। और मुझे ये डाउट है, आंटी मधु आंटी थोड़ा ऊपर करिए, मुझे दिख नहीं रहा है तो। हाँ, ये भी अच्छा कंपनी है, कंपनी है ये। और जो और कुछ मध है लड़की ना, बोल रही हो? मार्केट में इतना प्योर मिलता भी नहीं है। नहीं, हम लोग अगर लेते तो चलता नहीं है ना, च्यवनप्राश में नहीं रहता है तो नहीं, इतना ले सकते। कॉस्टली होता है ना हनी, तो उनको च्यवनप्राश में डालना पुरता भी नहीं है मार्केट कंपनी वालों को। जी हाँ, कनक बोलसा ने एंडराइज किया हुआ है। कनक जी, कनक हाँ बोलसा, आखिरी क्वेश्चन हम हाँ, ले रहे हैं। जरा वीडियो में आ जाते हैं। अनम्यूट करिए कनक, अनम्यूट करिए। सब हाँ, समझ जय रहा है। जी से सेशन बहुत अच्छा जय जी है। की तरफ सबको। मेरा ये प्रश्न है कि मेरे बाल बहुत झड़ते हैं, तो इससे क्या करना चाहिए? च्यवनप्राश मैं खुद घर में बनाती हूँ। अरे वाह, बहुत बढ़िया। आपके बाल झड़ते हैं तो आपको टेस्ट करना पड़ेगा, हीमोग्लोबिन की कमी है क्या, है ना? आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम कैसी है, पेट साफ, क्योंकि बाल झड़ना सही नहीं होता है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, ये जो पांचवा धातु है अपना, मज्जा। उसका मल बाल है। मतलब हमारे चार धातु खराब हो चुके हैं, अस्थि धातु खराब हुआ है, तब जाके बाल झड़ रहे। तो जब बाल झड़ना शुरू हो जाता है तो सिर्फ तेल काम नहीं करता है, दवा भी लेना पड़ता है पेट में। आपको डाइजेशन का टाइम सुधारना पड़ेगा। कभी मेरा जो बायोलॉजिकल क्लॉक करके सुमिता जैन को आप सर्च करना यूट्यूब में, कोई लेक्चर मिल जाएगा आपको, वो एक बार पढ़ लेना। उसमें खाने के टाइमिंग्स के बारे में, हर चीज के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में बताया है। ठीक वैसे है, मैं रात्रि भोजन नहीं करती हूँ, मैं सूर्यास्त से पहले पहले खा लेती हूँ खाना। तो फिर आप क्वांटिटी भी कम खाते होंगे शाम को। जो नॉर्मल भूख रहती है वैसे ही खाती हूँ, ज्यादा वही ओवरलोड नहीं करती। वो सबसे, जो रात्रि भोजन त्याग करते हैं ना, उन्होंने उनको बहुत ज्यादा खाने में चेंजेस करने की जरूरत है। उन्होंने नाश्ता नहीं करना चाहिए, नाश्ते की जगह पे खाना खाना चाहिए। ये वही आनंद मल जी अंकल, वो ये बहुत बड़ा विषय है। और मैंने ऐसा देखा है कि अपने समाज में जो कुछ बीमारियां बढ़ने का कारण, जैसा कैंसर बोलिए या अलग अलग डायबिटीज का प्रमाण जो बढ़ रहा है, वो ऐसा हो रहा है कि हम जैनिज्म फॉलो कर रहे हैं पर 100% फॉलो नहीं कर। जैसे रात्रि भोजन नहीं बोला है तो हम वो नहीं खाते, पर हमको सुबह खाना चाहिए। जो रात्रि भोजन त्याग करता है, हमारे महाराज लोग भी सुबह 7:30 बजे 8 बजे खा लेते हैं। हम अच्छे से खाते हैं, मतलब खाना भी चाहिए। हम लोग उस टाइम पे बहुत कम खाते हैं, फिर हम खाना खाते हैं, फिर भूख नहीं लगती। ये सब पूरा विशियस साइकिल है। इस पे मैं 6-6 घंटा बोलती हूँ। मतलब इन चीजों पे हमारे जो एमडी के स्टूडेंट्स रहते हैं ना, इनको हम फिलोसॉफी समझाते हैं। तो इसमें ये बहुत डिटेल वाला क्वेश्चन है, वो कभी बताएंगे, है ना? ओम अरहम। थैंक यू। समापन की ओर चलेंगे। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूं, मैं आनंदमय हूं, मैं शक्तिमय हूं। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी। बहुत बहुत धन्यवाद सुमिता जी, आपका एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से बहुत बहुत आभार। जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी की तरफ से, और जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।
बहुत सुंदर आज का सेशन, बहुत सी नई बातें हमने जानी। आज का सेशन आपको कैसा लगा? आप अपना फीडबैक जरूर भेजिए। कोई जिज्ञासा हो, सुमिता जी से कोई प्रश्न करना हो, आप लिख के भेजिए, हम उन तक पहुंचाएंगे और आपकी कोई समस्या है उसका समाधान भी देने का प्रयास करेंगे। अशोक जी, जय जिनेन्द्र। सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। तो आज का सेशन हम ये एंड कर रहे हैं। ओम अरहम। ओम हर जय जय।